हाय दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में स्टाइल ऐड कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, उसमें कोई ज़्यादा कलर नहीं है, तो जैसे एक हेडिंग टैग यहाँ पे है, बस ऐसे डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में बहुत डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। अगर आपके पास कोई इमेज है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है स्क्रीन के लिए, उसके पास कोई बॉर्डर नहीं है, बस बहुत बेसिक है, और अगर आपके पास एक बटन यहाँ पे है जो जिसमें कोई कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, अच्छा नहीं दिखता, तो अगर आपको अपने वेबसाइट को ज़्यादा अच्छा दिखाना है, अगर आपको कलर ऐड करना है, आपको फॉन्ट चेंज करना है, अगर आपको बेसिकली ज़्यादा स्टाइल करना है, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो आप कैसे कर सकते हो। तो हम ये करते हैं CSS का इस्तेमाल करके। तो CSS बेसिकली एक टूल है जो हमें HTML के साथ मिला के हम स्टाइल कर सकते हैं। तो CSS का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले एक CSS का फ़ाइल बनाना होगा। तो मैंने ये फ़ाइल ऑलरेडी बना लिया है। तो बनाने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और आप फिर अपना फ़ाइल का नाम टाइप कर सकते हैं। तो सारे CSS फाइल्स नॉर्मली style.css कहलाते हैं, लेकिन आप कुछ भी उसे टाइटल कर सकते हो, लेकिन एंडिंग में .css ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको अपना style.css लिंक करना है आपके इंडेक्स और HTML फाइल में, तो आपको ये लिंक टैग का इस्तेमाल करना होगा, और यहाँ पे आपको href में अपना फाइल का डायरेक्टरी का URL डालना होगा। तो ये डॉट / बेसिकली मेरे कंप्यूटर को बताता है कि ये style.css फाइल इस डायरेक्टरी में है। तो यहाँ की ये इंडेक्स और HTML और style.css सेम डायरेक्टरी में है, तो ये काम करता है। आपको ये टैग मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप ज़्यादा कोडिंग करते जाओगे ये आपके दिमाग में ही मेमोराइज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी भी ढूंढना है तो आप बस सर्च कर सकते हो CSS लिंक HTML अपने ब्राउज़र में, और आप ये खोल सकते हो और देख सकते हो कैसे करना है। तो CSS का इस्तेमाल करने में बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, और एक मेथड जो आप कर सकते हो है कि आप बस अपने एलिमेंट को डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अगर मुझे ये H1 टेक्स्ट यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं बस ऐसे ही डिफ़ाइन कर सकता हूँ H1, ये एलिमेंट का नाम है। और अब मुझे अगर उसका कलर चेंज करना है, तो मैं बस लिख सकता हूँ कलर, और ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर मुझे कोई RGB कलर सेट करना है, तो मैं अभी ऐसे ही कर सकता हूँ, मैं इसमें हवर करके कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई ग्रीन जैसा कलर करना है, तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। अगर मैं रीलोड करूँगा पेज, आप देख सकते हो कि ये ग्रीन हो जाएगा। तो अगर मैंने रीलोड किया तो आपने देख लिया कि ये ग्रीन बन गया। अब अगर मुझे ये इमेज को चेंज करना है, तो ऐसे ही मैं अपना इमेज का टैग लिख सकता हूँ, तो IMG, और अब मैं उसे स्टाइल कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ये इमेज ज़रा छोटा करना है, तो मुझे उसका हाइट कुछ करना है, तो मैं हाइट लिख सकता हूँ, और मैं कुछ भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो अगर मुझे 500 पिक्सल्स बनाना है, मैंने सेव किया और मैंने रीलोड किया, तो आप देख सकते हो कि इमेज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अब अगर मुझे बटन के साथ वही करना है, तो मैं यहाँ पे आके बटन टैग का इस्तेमाल करूँगा। तो बटन मैंने लिखा, और अब मैं वो स्टाइल यहाँ डिफ़ाइन करूँगा। तो मैं अगर मुझे बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर, और मैं कोई RGB कलर सेट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ऑरेंज सेट करना है, तो फिर मैं हवर करूँगा, मैं ऑरेंज में जाऊँगा, और मैं बस यहाँ पे ऑरेंज ढूंढ के सेट कर लूँगा। तो अगर मैंने ये रीलोड किया, तो यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो मैंने स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की है, मैंने बस एलिमेंट को डिफ़ाइन किया है, लेकिन ये हर बार नहीं काम करेगा। क्योंकि अगर आप सोचो कि मेरे पास 2 हेडिंग टैग्स हैं, तो पहले मेरे पास एक हेडिंग टैग यहाँ पे है, और अगर मेरे पास एक हेडिंग टैग उसके नीचे है, और अगर मेरे पास 2 इमेजेस है या मेरे पास 2 बटन है, तो अगर मैंने ये हेडिंग टैग यूज़ किया H1 या IMG या बटन टैग, तो ये स्टाइल सारे बटन्स के लिए हो जाएगा। तो अगर मुझे 2 बटन्स चाहिए जिसके पास डिफरेंट स्टाइल्स है, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और इसलिए हमारे पास एक चीज़ है जिसे कहलाता जाता है ID। तो हर एलिमेंट को हम एक ID देते हैं। तो अगर मेरे पास 2 H1 टैग्स हैं, मैं उन्हें डिफरेंट IDs दूंगा। तो अगर मैं इससे ID देना चाहता हूँ हेडिंग फ्यूचर, फिर ID का इस्तेमाल करने के लिए मैं ये H1 हटा सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ हैशटैग अपना ID का नाम,
सो हेडिंग फ्यूचर, और अगर मैं ये रीलोड करूँगा आप देखोगे कि कोई डिफरेंस नहीं है, बस सेम है। लेकिन अगर मैं चाहता कि मैं एक नया H1 टैग लिखूँ और मैं उसे डिफरेंट स्टाइल करूँ, तो मैं उसे डिफरेंट आईडी दे के डिफरेंटली स्टाइल कर सकता हूँ। अब मैं इमेज को भी आईडी दे दूँगा, इमेज व्यू, और बटन को भी आप आईडी कुछ भी दे सकते हो, वो बस आपका चॉइस है। मैं दे सकता हूँ बटन कूल, तो मैं इसे चेंज कर दूँगा हैशटैग, और मैंने क्या डिफाइन किया था, इमेज व्यू, और बटन को भी मैं वही कर सकता हूँ हैशटैग बटन कूल। और अगर आप देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अब अगर मैं 2 बटन चाहता हूँ, 2 इमेज, 2 हेडिंग, मैं उन्हें डिफरेंटली स्टाइल कर सकता हूँ। अब हमारे पास एक और रास्ता है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और उसे कहलाता है क्लास। तो इंस्टेड ऑफ आईडी मैं यहाँ पे क्लास लिख सकता, पर हम अभी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपको 10 इमेजेस चाहिए टोटल में 10, और उसमें आपको 5 इमेजेस सेम स्टाइल चाहिए और 5 दूसरे स्टाइल, तो आप एक क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 5 इमेजेस को एक क्लास दोगे और दूसरे 5 इमेजेस को एक क्लास, तो फिर आपका काम ज़्यादा ईजी बन जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा एडवांस है, तो मैं आपको ये बाद में सिखाऊंगा, और अभी हम बस आईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको अपने पेज का बस बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप बस बॉडी टैग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सारे HTML पेजेस में बस एक ही बॉडी है, तो हम बस बॉडी एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई आईडी देने की ज़रूरत नहीं। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम बस बैकग्राउंड कलर सर्च कर सकते हैं, और मुझे अगर ब्लैक डालना है तो मैं ये ब्लैक डाल के रीलोड करूँगा, और आपने देख लिया ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब इस H1 टैग में हम काम कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये फ़ॉन्ट चेंज करना है इस हेडिंग का, तो मैं बस फ़ॉन्ट फैमिली जाके, इतने सारे हमारे पास चॉइसेस हैं, तो अगर मुझे ये वर्ड डालना पसंद आया तो मैं बस ये लिख सकता हूँ, और अगर मैं ये रीलोड करूँगा आप देखोगे कि ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो मैंने रीलोड किया और ये फ़ॉन्ट बदल गया। अब अगर मुझे इस फ़ॉन्ट का ज़्यादा बढ़ाना है, मुझे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ लिख के ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ। तो अगर मुझे सोचो 50 पिक्सल्स बनाना है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब अगर आप देखोगे ये हेडिंग टैग काफ़ी लेफ़्ट में है, कम्प्लीटली लेफ़्ट में है। अगर मुझे ज़्यादा सेंटर में करना है तो मैं एक मार्जिन लेफ़्ट डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मार्जिन लेफ़्ट, और मार्जिन लेफ़्ट बेसिकली हमारे कंप्यूटर को बताता है कि लेफ़्ट साइड से कितना दूर होना चाहिए ये एलिमेंट। तो अगर मैं लिखता हूँ सोचो 30%, तो ये मेरे कंप्यूटर को बताता है कि ये हेडिंग टैग, ये हेडिंग एलिमेंट कंप्यूटर के विड्थ टाइम्स के 30% में राइट होना चाहिए लेफ़्ट साइड से। तो अगर मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगा आप देखोगे कि ये राइट में जाएगा। तो अगर मैंने पेज रीलोड किया आपने देखा कि ये राइट में चला गया। ये 30% बेसिकली बताता है हमारे कंप्यूटर को कि मार्जिन इस लेफ़्ट कॉर्नर और इस एलिमेंट के बीच में ये पूरे कंप्यूटर स्क्रीन का विड्थ का 30% होना चाहिए। तो ये हो गया मार्जिन लेफ़्ट। अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा राइट में करना है तो मैं 35% कर सकता हूँ, और ये रहा। अब अगर मुझे इमेज के साथ भी यही करना है तो फिर मैं इमेज को भी मार्जिन लेफ़्ट दे सकता हूँ। तो अगर मैंने मार्जिन लेफ़्ट दिया और 25% दे दिया तो ये भी राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ा लेफ़्ट करना है तो मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ, और ये रहा। अब अगर मुझे ये बटन का हाइट ज़्यादा बनाना है क्योंकि काफ़ी छोटा है अभी, तो फिर मैं हाइट चेंज कर सकता हूँ और मैं बना सकता हूँ सोचो 50 पिक्सल, और ये रहा, हाइट ज़्यादा बड़ा हो गया। अब अगर मुझे विड्थ चेंज करना है तो मैं पिक्सल डाल सकता हूँ, लेकिन मैं परसेंटेज भी डाल सकता हूँ। तो अगर मैंने सोचो 20% डाल दिया तो ये मेरे कंप्यूटर को बताता है कि ये बटन का विड्थ पूरे स्क्रीन का विड्थ का 20% होना चाहिए। तो अगर मैंने रीलोड किया तो आप देख सकते हो कि ये विड्थ ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर मुझे इस इमेज और इस बटन का डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाना है तो मैं एक मार्जिन टॉप यहाँ पे डाल सकता हूँ। मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ़्ट के ही जैसा है, लेकिन ये टॉप एलिमेंट को डिस्टेंस देता है। तो अगर मैंने बोल दिया 10% और 5%, तो ये पूरे स्क्रीन के हाइट के 5% इस डिस्टेंस को बनाएगा। तो मैंने रीलोड किया और ये नीचे चला गया। अब मैं इसे बना सकता हूँ 2.5%, और मैं रीलोड करूँगा तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो आप ये देख सकते हो। अब अगर मुझे इसे सेंटर में डालना है तो मैं मार्जिन लेफ़्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने लिखा मार्जिन लेफ़्ट और 20%।
अगर मैंने रीलोड किया ये ज़्यादा नहीं था, तो अगर मुझे 40% करना है और मैंने रीलोड किया, देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया। अब अगर मुझे आप सोचो बटन का बॉर्डर कलर चेंज करना है, क्योंकि अभी कोई ग्रे सा कलर आ रहा है, तो अगर मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए जो विजिबल है, तो मैं बस बॉर्डर कलर को ब्लैक बना सकता हूँ। तो मैं बॉर्डर कलर सर्च करके बस ब्लैक लिख सकता हूँ, और अगर आप देखोगे ये चेंज हो गया। अब कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा क्योंकि बॉर्डर कलर ब्लैक है। अब जैसे कि मैंने हेडिंग का फ़ॉन्ट चेंज किया, मैं इस बटन की टेक्स्ट का भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली में जाके सेम दाना लिख सकता हूँ, और आप देखोगे ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अगर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ लिख के 20 पिक्सल लिखता हूँ, और ये बढ़ गया। अब सोचो कि मुझे ये मेरे बटन को थोड़ा कर्व बनाना है, मुझे थोड़ा ज़्यादा राउंड बनाना है, तो मैं बॉर्डर रेडियस को डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ बॉर्डर रेडियस, और ये आ जाएगा। अगर मैंने 20 पिक्सल बनाया तो आप देख सकते हो कि ये ज़्यादा कर्व्ड हो जाएगा, तो ये कर्व्ड हो गया। अब अगर मुझे ये कलर चेंज करना है बटन का, तो मैं बस कलर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे वाइट बनाना है तो मैं बस वाइट लिख सकता हूँ, और ये बन गया। अब अगर मुझे ये इमेज के पास एक बॉर्डर ऐड करना है ताकि कोई फ्रेम जैसा दिखे, तो मैं इमेज में जा सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ, पहले मुझे डिफ़ाइन करना होगा बॉर्डर स्टाइल, क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर को बताता है कि बॉर्डर सॉलिड होना चाहिए, कोई डैश लाइंस नहीं होनी चाहिए, बस सॉलिड लाइन। अब मैं लिख सकता हूँ बॉर्डर कलर। तो अगर मुझे कोई रेड जैसा कलर चाहिए, तो मैं RGB में जाके एक रेड कलर ढूंढ सकता हूँ। तो मैं बस ऐसे हवर करके कोई रेड सा कलर ढूंढ सकता हूँ, और फिर मुझे डिफ़ाइन करना है बॉर्डर विड्थ। तो ये मेरे कंप्यूटर को बताता है कितना थिक होना चाहिए बॉर्डर। तो अगर मुझे 20 पिक्सल चाहिए तो मैं ऐसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अगर मैंने पेज रीलोड किया तो आप देख सकते हो क्लियरली एक बॉर्डर आ गया। अब एक और चीज़ नोटिस करोगे कि जब मैं इस बटन में जाता हूँ, मेरा ये माउस, मेरा कर्सर को चेंज नहीं होता। नॉर्मली जब आप एक वेबसाइट पे जाते हो, जब आप एक बटन में क्लिक करते हो, आपका कर्सर पॉइंटर बन जाता है। तो ये मैं भी चेंज कर सकता हूँ और मुझे कर्सर का इस्तेमाल करना होगा। तो कर्सर मैंने पॉइंटर में डिफ़ाइन किया। तो अगर मैं रीलोड करता हूँ, जब मैं बटन में हवर करूँगा ये पॉइंटर बन जाएगा, जैसे आपने देखा। तो ये हमारा एक बहुत बेसिक ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आप CSS के साथ शुरुआत कर सकते हैं और बहुत बेसिक CSS डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे हमारा वेबसाइट अब ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है। अगर मैंने इस बटन को क्लिक किया, कुछ होता नहीं है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। तो अगर मुझे इस बटन को क्लिक करना हो और फिर मैं चाहता कि ये हेडिंग चेंज हो गया, या ये इमेज बदल गया, या मैंने वेबसाइट से कोई अलर्ट डाल दिया, ये सब करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम जावास्क्रिप्ट कहलाते हैं का इस्तेमाल करना होगा। तो अब मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कैसे आप जावास्क्रिप्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करें। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी फीडबैक है, मैं वो बहुत अप्रिशिएट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखूँगा। थैंक यू।